नमस्ते। 2026 के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स का गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं। देखिए, एग्जाम्स क्लियर करने के लिए सिर्फ रट्टा मारना काफी नहीं होता है ना। हमें उसके पीछे की पूरी कहानी और कॉन्टेक्स्ट को समझना होता है। तो बस आज हम इन्हीं अहम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को डिकोड करेंगे ताकि ये सारी जानकारी आपको बिल्कुल आसानी से याद हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा रोड मैप क्या है? हम आज के सेशन को मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बांटने वाले हैं। पहला, रक्षा और वैश्विक प्रौद्योगिकी। दूसरा, अंतरिक्ष और पर्यावरण। और आखिर में कुछ बेहद जरूरी राष्ट्रीय अपडेट्स और क्विक फैक्ट्स। चलिए बिना देरी किए सबसे पहले बात करते हैं खंड 1 की, रक्षा और वैश्विक प्रौद्योगिकी। ग्लोबल स्टेज पर भारत की रणनीतिक साझेदारियां काफी तेजी से बढ़ रही हैं। हाल ही में एक बहुत ही हिस्टोरिक अग्रीमेंट साइन हुआ है जो पूरी तरह से फ्यूचर की टेक्नोलॉजी जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम टेक्नोलॉजी पर फोकस्ड है। जब भी हम इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स की बात करते हैं तो ऐसे भविष्योन्मुखी टेक पार्टनरशिप्स एग्जाम के लिए बहुत क्रूशल हो जाते हैं। तो क्या आप गेस कर सकते हैं कि भारत ने ये अहम साझेदारी किस देश के साथ की है? बिल्कुल सही, ये देश है वियतनाम। लेकिन यहां जो चीज असल में ध्यान देने वाली है वो सिर्फ इस देश का नाम नहीं है। हनोई में हुए इस समझौते पर सीधे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और वियतनाम के रक्षा मंत्री फान वान ग्यांग ने हस्ताक्षर किए हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एआई और क्वांटम टेक अब सिर्फ आईटी सेक्टर का हिस्सा नहीं रहे, बल्कि ये दोनों देशों की डिफेंस और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक बहुत बड़ा टूल बन चुके हैं। कूटनीतिक लिहाज से ये सच में एक गेम चेंजर है। डिफेंस की बात हो ही रही है तो जरा इस डेवलपमेंट को देखिए। ब्रह्मोस ईआर यानी एक्सटेंडेड रेंज। हाल ही में भारतीय नौसेना और वायुसेना ने मिलकर अरब सागर में सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से इस स्वदेशी मिसाइल के एडवांस वर्जन का एकदम सफल परीक्षण किया है। अब इसका फायदा क्या है? दरअसल ये एक्सटेंडेड रेंज कैपेबिलिटी हमारी समुद्री और हवाई सीमाओं की सुरक्षा और मारक क्षमता को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाती है। ये हमारी सेना के अलग अलग अंगों के बीच शानदार तालमेल का एक बेहतरीन उदाहरण भी है। और अगर ग्लोबल टेक इनोवेशन की बात करें तो गूगल ने एक बहुत बड़ा दांव चला है। गूगल ने ताइवान के ताइपे में अपना एआई इंफ्रास्ट्रक्चर हार्डवेयर इंजीनियरिंग सेंटर लॉन्च किया है। और कमाल की बात यह है कि अमेरिका के बाहर ये गूगल का सबसे बड़ा सेंटर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि ताइवान अब सिर्फ चिप्स नहीं बनाता, बल्कि वो ग्लोबल एआई हार्डवेयर सप्लाई चेन का सबसे अहम हब बन गया है। फ्यूचर में गूगल के जितने भी बड़े ग्लोबल डेटा सेंटर्स होंगे, उनकी कोर टेक्नोलॉजी यहीं से ड्राइव होने वाली है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे खंड की तरफ, अंतरिक्ष और पर्यावरण। यहां हमारे पास इसरो की तरफ से एक बहुत ही शानदार खबर है। 18 मई को इसरो ने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन के एडवांस्ड वर्जन का एक लॉन्ग ड्यूरेशन टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतना खास क्यों है? क्योंकि ये सीधा हमारे गगनयान 3 मिशन से जुड़ा है, जो भारत का महत्वाकांक्षी मानव अंतरिक्ष मिशन है। इंसानों को स्पेस में सुरक्षित ले जाने और वापस लाने के लिए इंजन का 100% परफेक्ट होना जरूरी है। और ये सफल टेस्ट उसी दिशा में एक बहुत बड़ा और आश्वस्त करने वाला कदम है। लेकिन देखिए, जहां स्पेस में हम नई ऊंचाइयां छू रहे हैं, वहीं धरती पर हमारे सामने कुछ बहुत सीरियस चैलेंजेस भी हैं। अभी हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने क्लाइमेट रिस्क एटलस 2026 जारी किया है। इस रिपोर्ट के तटस्थ लेकिन कठोर आंकड़े बताते हैं कि समुद्र का जल स्तर बढ़ने की वजह से पश्चिम बंगाल और खासकर सुंदरवन का इलाका अत्यधिक संवेदनशील यानी बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल श्रेणी में आ गया है। ये सिर्फ कोई किताबी डेटा नहीं है, बल्कि क्लाइमेट चेंज का एक रियल टाइम अलर्ट है, जिस पर पॉलिसी मेकर्स को तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है। चलिए अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी खंड पर, राष्ट्रीय अपडेट और तथ्य। हेल्थ सेक्टर से एक बहुत ही बेहतरीन डिजिटल पहल सामने आई है, जिसका नाम है जननी पोर्टल। इसका फुल फॉर्म है जर्नी ऑफ एंटीनेटल, नेटल एंड नियोनेटल इंटीग्रेटेड केयर। स्वास्थ्य मंत्रालय के इस नए प्लेटफॉर्म का सीधा सा गोल यह है कि गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की हेल्थ ट्रैकिंग को पूरी तरह से डिजिटल, सटीक और आसान बना दिया जाए। हेल्थ केयर और डिजिटल टेक्नोलॉजी का ये जो इंटीग्रेशन है ना, ये आज के टाइम में हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन गया है। अब जरा इस नंबर को देखिए, 53। ये कोई रैंडम संख्या नहीं है, ये हमारे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की एक बहुत बड़ी कामयाबी का सबूत है। भारत में प्रोजेक्ट चीता के तहत अब देश में चीतों की कुल आबादी बढ़कर 53 हो गई है।
एग्जाम्स में एनवायरनमेंट या करंट अफेयर सेक्शन के लिए ये नंबर एकदम सॉलिड फैक्ट है, तो इसे अच्छे से याद कर लीजिए। प्रोजेक्ट चीता और चीतों की कुल संख्या 53। और अंत में चलिए कुछ क्विक वन लाइनर्स पर नजर डालते हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए एकदम टिप्स पर होने चाहिए। पहला, 18 मई को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। इस बार यानी 2026 में इसकी थीम है शिक्षा और अनुसंधान के लिए संग्रहालय। दूसरा अपडेट अपॉइंटमेंट से जुड़ा है। महाराष्ट्र कैडर के 1998 बैच के IAS अधिकारी सौरभ विजय जी को UIDAI का नया CEO नियुक्त किया गया है। और तीसरा, इकोनॉमी के मोर्चे पर वित्त वर्ष 2025-26 के आंकड़ों के मुताबिक तमिलनाडु लगातार दूसरे साल इलेक्ट्रॉनिक सामानों के एक्सपोर्ट में पूरे देश में नंबर 1 पोजीशन पर बना हुआ है। तो आज के इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक बड़ा विचारोत्तेजक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। एक तरफ हम वियतनाम के साथ AI और क्वांटम टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हैं, दूसरी तरफ ब्रह्मोस ER से अपनी सीमाएं सुरक्षित कर रहे हैं और साथ ही गगनयान के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण भी कर रहे हैं। तो डिफेंस, स्पेस और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की ये सारी सफलताएं 2026 और उसके बाद दुनिया भर में भारत की पोजीशन को कैसे फिर से परिभाषित करने वाली हैं? क्या भारत सिर्फ एक उभरती हुई इकोनॉमी से आगे निकलकर एक ग्लोबल सुपर पावर बनने की राह पर मजबूती से कदम रख चुका है? इन सवालों पर जरूर विचार कीजिएगा, क्योंकि